दोस्तों, सर सैयद के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। काश कि मैं भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता तो एक मकाला मैं भी लिख सकता था, लेकिन बहरहाल मेरे पास कोई कागज़ नहीं है। सर सैयद की ज़िंदगी को, उनके खिदमात को, उनके काम को अगर आप देखें तो शायद सिर्फ उनकी तस्वीर, उनके नाम तक वो बात महदूद नहीं रहेगी। अगर आप कौम के अज़्ल व नस्ब का जायज़ा लें तारीख़ में, कौमें क्यों बुलंदी पे जाती हैं, क्यों डेवलप होती हैं, क्यों बरतर होती हैं और फिर उनका ज़वाल कैसे होता है, उस हवाले से अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो इब्न खुल्दून से लेकर अर्नल्ड टॉयनबी तक जिन लोगों ने भी तारीख़ का मुताला किया है, उन्होंने ये बताया है कि कौमों के अज़्ल व नस्ब का बुनियादी उसूल जो है वो 3 चीज़ों पर है। एक इल्म, दूसरा किरदार और तीसरा जिस फिलॉसफी से वो ताल्लुक़ रखती है, जिसको वो अपनी ज़िंदगी की बुनियाद समझती है, उसके साथ उसकी लॉयल्टी। सर सैयद की जो तमाम तर जद्दोजहद रही है वो इस हवाले से रही है कि एक ऐसी कौम जो कि ज़वाल पजीर हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर किरदार की जो कमज़ोरी है वो कमज़ोरी किसी से छुपी हुई नहीं थी और उसके इल्म में जो कमी है वो भी छुपी हुई नहीं थी। औरंगज़ेब आलमगीर के बाद और शायद बादशाह ज़फ़र अव्वल के बाद जो मुग़ल शहंशाह हुए, जब आप तारीख़ में उनका मुताला करते हैं तो आपको उनकी हुक्मरानी की हिकमत कम और उनकी रंगीन मिजाजी के किस्से ज़्यादा मिलते हैं। उनके किरदार की जो कमज़ोरियां हैं वो आपके सामने आया होती हैं और तारीख़ बहुत शफ़ाक होती है, बहुत बेरहम होती है, ये किसी को नहीं बख्शती है। आज अगर हम यहाँ मौजूद हैं MOU कॉलेज के कायम होने के 150 साल के बाद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कायम होने के 102 साल बाद, तो इसकी वजह यह है कि ये शख्स जिनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है, तारीख़ ने अपनी सफ़ाकी के बावजूद इनको उस ज़ुमरे में रखा है जिनके बारे में क़यामत में ये कहा जाता है, अल्लाह ने कहा है कुरान में कि वो लोग कितने खुश होंगे जिनको कि उनका आमाल का परवाना दाहिने हाथ में दिया जाएगा, यानी वो कामयाब हो जाएंगे। तो तारीख़ में ये कामयाब शख्सियत होती है, उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि सबसे पहले वो अपनी कौम के मरज़ को पहचानते हैं, वो उसकी कमज़ोरी को जानते हैं और उस कमज़ोरी का इलाज करने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को पीछे रखते हैं और अपने मिशन को आगे करते हैं। वो ज़ाती तौर से जिस भी परेशानी से गुजरें उस पर वो कभी रंजीदा नहीं होते। वो ये देखते हैं कि हम जहाँ से शुरू हुए थे और जहाँ आकर मैं रुका या मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस आई, उनके दरमियान जो फासला है, जो अचीवमेंट है, जो उनका हासिल है, क्या वो कुछ है या नहीं है। सर सैयद यूनिवर्सिटी कायम नहीं कर सके, लेकिन सर सैयद ने जो बुनियाद डाली है तालीम और तरबियत की, ये दुनिया के शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगी। तरबियत क्यों? क्योंकि जिस कौम की नब्ज़ को वो परख रहे थे उसके अंदर जो किरदार में कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी ऐसी है कि आज सर सैयद के जाने के बाद भी करीब 125-30 साल तो हो गए, 127 साल समझ लीजिए आप, लेकिन वो कमज़ोरी ख़त्म नहीं हुई। वो कमज़ोरी क्या है कि हमारा जहन तकलीदी है, तनकीदी नहीं है। सर सैयद साइंटिफिक सोसाइटी कायम कर चुके थे। साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद क्या था कि आप रैशनली चीज़ों को देखिए, आप तनकीद करना सीखिए, चीज़ों की बिना इस्तदलाल को जांचिए, उसको समझिए, उसको परखिए और उसके हवाले से आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए। आप अपनी चीज़ों को देखिए कि आपकी जो चीज़ें हैं, जो आप मुस्तनद समझते हैं, क्या वो मुस्तनद हैं
क्या उनकी बिना इस्तदलाल ऐसी है कि दुनिया के किसी तूफान को मुकाबला कर सके? क्या उसकी बिना इस्तदलाल ऐसी है कि वो उन चीज़ों को जवाब दे सके, उन चीज़ों का जिन चीज़ों के हवाले से आज आप पे तरह तरह की उंगलियां उठाई जाती हैं, आपकी कमज़ोरियां सामने आती हैं? क्या आपने इस हवाले से कभी सोचा? आज हम तनकीद को सबसे बड़ा जुर्म समझते हैं, और जुर्म इसलिए समझते हैं कि हमको तनकीद के आदाब नहीं आते। तनकीद की बुनियाद इस चीज़ पे है कि पहले आप उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को यूं बयान करें जैसे कि वो शख्स खुद भी बयान करना चाहे, शायद उससे बेहतर, और फिर आप बताइए कि उसके बिना इस्तदलाल में क्या कमज़ोरी है, उसके बिना इस्तदलाल में क्या कमज़ोरी है, और उस बिना इस्तदलाल में अगर कोई कमज़ोरी है तो उसको आप दूर कैसे करेंगे? मगरबी ममालिक क्यों इतने आगे बढ़ गए? उनके यहाँ निशात सानिया क्यों हुआ? रिफॉर्मेशन की तहरीक क्यों हुई? उन्होंने अपने मजहब को क्यों पलट कर देखा? उन्होंने अपने तालीमी मिजाज को क्यों पलट कर देखा? क्यों अपने सिस्टम्स को बदला? क्यों जो एक मनसब जागीरदाराना समाज था उसको बदल कर वहां पे वो डेमोक्रेसी लेके आए? अगर वो अपनी तनकीद न कर रहे होते तो आज हम भिखारी की तरह उनके सामने न खड़े होते। आज तो हम चाहते हैं मेरा बच्चा उनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़े, आज हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी वहां लग जाए, आज हम वो लाइफस्टाइल चाहते हैं जो वहां मिलती है। हम उसको क्यों नहीं पैदा कर सके? तो ये वक्त है, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है इसलिए तफसील से मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता यहां पर, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जहनियत को बदलें। और सर सैयद ने जो कुछ दिखाया वो मिजाजों को बदलने का, वो आपके टोटल पर्सपेक्टिव को बदलने का रिवाज था। उनकी तफसीर पढ़िए कुरान की, हो सकता है कि उसमें बहुत सारी कमजोरियां हों, लेकिन वो तफसीर है किस हवाले से? वो साइंटिफिक तफसीर है। तो जब आप चीज़ों को साइंटिफिक अंदाज में देखेंगे तो आप उसके हुस्न और क़ुबह का जायज़ा लेंगे, आप उसके अच्छाई और बुराई को देखेंगे और उसमें कहीं कोई इमोशन नहीं आएगा। जब आप इल्म की बारगाह में दाखिल होते हैं तो अपने तमाम रिजर्वेशंस को पहले आप बाहर रखिए और दिमाग को बिल्कुल खाली करके आइए और चीज़ों को देखिए कि क्या चीज़ें अपनी बुनियाद में सही हैं, गलत हैं, क्या कमज़ोरी है, क्या उसमें अच्छाई है, और उसकी बुनियाद पर आप फैसला कीजिए कि आपका लाहे अमल क्या होगा। मुझे अफसोस होता है कि सर सैयद ने अपनी तमाम ज़िंदगी इस हवाले से लगा दी, बल्कि उनका अगर आप सफ़र देखिए, हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो लंदन जाके आए होंगे, हमने तस्वीरें खिंचवाई होंगी लंदन ब्रिज पे, लंदन आई पे, खुदा जाने कहाँ कहाँ जाकर। हम में से कितने लोगों को यह मौका मिला कि वो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जाकर देखे कि वहाँ तालीमी निज़ाम कैसा है, पढ़ाई कैसे होती है, वहाँ के बच्चे पूरी दुनिया पे हुक्मरानी क्यों करते हैं। आज भी दुनिया के 5 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड क्यों आते हैं, और क्यों हम ऐसी कोई दरसगाह कायम नहीं कर सके? कितने लोग चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और इसी वजह से हमारी प्रायोरिटी उस जगह पे बन गई है जहाँ हिपोक्रेसी सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर है हमारे कैरेक्टर का। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम वो लोग हैं जिनको कि एक किताब मिली हुई है जिसमें आज तक कोई बदल नहीं आया, और वो ये कहता है कि किसी कौम की दुश्मनी भी तुमको इस बात पे आमादा ना करे कि तुम हक के खिलाफ गवाही दो। हम वो कौम थे। हम कहाँ पे खड़े हैं? अपना एहतसाब हम खुद कर सकते हैं, और यही एहतसाब नहीं करने की वजह से हम सर सैयद को सिर्फ एक फिगर, एक डिनर का इशू समझते हैं। उसकी तहरीक को हम आगे नहीं बढ़ा पाए। कितनी यूनिवर्सिटीज हम खोल पाए सर सैयद के जाने के बाद? ऐसा नहीं कि वहाँ से लाखों लोग तालीम याफ्ता होकर नहीं निकले, उन्होंने ज़िंदगी में अच्छा नहीं किया। मैंने ये सवाल कई जगहों पे किया है, ऐसा क्यों कि हम कॉलेज में नहीं खोल पाते हैं। इसी मुंबई में ठाकुर कॉम्प्लेक्स को जाके देखो आप, एक शख्स, वो कितना पढ़ा लिखा है मैं नहीं जानता हूँ, एक पूरी यूनिवर्सिटी के बराबर एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर देता है। क्या हम में से ऐसे ज़िशऊर लोग नहीं हैं जो इस किस्म की कोई चीज़ शुरू कर सकें? कभी आपको अगर मौका मिले तो आप सुमैया जाके देखिए। मैं उसके डायरेक्टर को जानता हूँ, उसके ओनर को जानता हूँ। मैं कन्वोकेशन में गया हुआ था, मैं चीफ गेस्ट था, मैं स्टेज पे बैठा हुआ था और वो सबसे आखिरी सफ में पीछे बैठे हुए थे स्टूडेंट के दरमियान। मैंने जब ये देखा तो मेरी आंखों में आंसू आए कि ये शख्स वाकई मोहसिन है इस इंस्टीट्यूशन का, और इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिसने अपने आप को हाशिए पर रखा, अपने सिस्टम को आगे किया, अपने मिशन को आगे किया।
तो क्या हम ये करने के लिए तैयार हैं? ये सवाल हमें खुद से करना चाहिए। और ये वक्त आ चुका है कि हम ये सवाल करें। बल्कि आज तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, जो गज़ल बशीर बद्र साहब की पढ़ी, उस गज़ल के 2 शेर शायद और पढ़ते तो और मज़ा आ जाता, क्योंकि शायद वो मेरा जो दर्द है उसकी अक्कासी होती। वो 2 शेर में पढ़ के आपसे इजाज़त चाहूँगा। हंसो आज इतना कि शोर में, हंसो आज इतना कि शोर में, सदा सिसकियों की सुनाई न दे। गुलामी को बरकत समझने लगें, गुलामी को बरकत समझने लगें, असीरों को ऐसी रिहाई न दे, असीरों को ऐसी रिहाई।